अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फार्माकोलॉजी सेमेस्टर 3 का पार्ट 3 रिकॉर्ड करेंगे। इसके पहले हम दो पार्ट्स रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हमने एंटीकोगुलेंट्स और हेमाटोनिक्स के बारे में बात की थी। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंटीप्लेटलेट्स और ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसमें हम दो टॉपिक्स कवर करें। पीपीटी बहुत इजी है, मुझे लगता है पूरी चैट जीपीटी से बनाई गई है, तो बहुत इजी वर्डिंग में है एंड गुड फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन बहुत ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, लेकिन हमने जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो ठीक है, बस उसके लिए ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर या इस चैप्टर के ऊपर मैंने पुरानी कोई वीडियोस रिकॉर्ड की थी और वो बड़ी ज़बरदस्त पीपीटी थी और वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ पे जो आई का बटन आपको ऊपर नजर आ रहा है राइट साइड कॉर्नर पे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही अच्छा लिखा गया है, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड है तो हम इसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो द टॉपिक इज एंटी प्लेटलेट्स। आपको पता है कि एंटी का वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब होता है अगेंस्ट। ठीक है, किसी चीज के खिलाफ चलना। प्लेटलेट्स का मतलब आपको पता है वो सेल्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं ना। ये वो ड्रग्स होती हैं एंटी प्लेटलेट्स जो कि प्लेटलेट्स के खिलाफ काम करेगी। मतलब प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्लॉट करवाना। तो ये वो दवाइयाँ होती हैं जो प्लेटलेट्स के ऊपर जाके एक्शन करेंगी और प्लेटलेट्स को क्लॉट बनाने नहीं देंगी। ठीक है, इस चीज को कहते हैं एंटी प्लेटलेट। जैसे कि इसमें लिखा है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट के जमा होने को रोकती हैं। ठीक है, तो जब वो क्लम्प नहीं होती यानी एक जगह पे जमा नहीं होती तो क्या होगा, वो जो क्लॉट है वो बनेगा नहीं। जब क्लॉट नहीं बनेगा, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन थ्रोम्बस यानी क्लॉट फॉर्मेशन। हम प्लेटलेट का एग्रीगेट होना, जमा होना क्लॉट फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है। क्लॉट को हम थ्रोम्बस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होते हैं ये हम उसी लिए किसके लिए यूज करते हैं, बेसिकली आर्टीरियल क्लॉट्स के लिए, कि हमारी आर्टरीज में, वेन्स में, जहां जहां मतलब ब्लड वेसल्स है ना, उसमें क्लॉट ना बने। तो इसलिए हम क्या है एंटी प्लेटलेट्स यूज करते हैं। अब एंटी प्लेटलेट्स में कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं और वो किस किस तरीके से काम करती हैं ये आपको बताया हुआ है। पहले उसमें आता है एस्प्रिन। एस्प्रिन जो कि बहुत ही कॉमन एक दवाई है, लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप किसी से भी पूछ लो एस्प्रिन का, उसको पता होता है। ठीक है, एस्प्रिन जो है एक एंटी प्लेटलेट है, ये ब्लड थिनर भी कहलाता है। मतलब क्या, कि आपके ब्लड को पतला कर देता है। जब ब्लड पतला हो जाता है तो वो छोटी सी छोटी जगह से भी पास हो सकता है। ठीक है, तो ये एस्प्रिन एसिटाइल क्या लिखा हुआ है, एसिटाइल सेलिक सेलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, मतलब उसका एक फॉर्मूला टाइप बताया हुआ है। ठीक है, तो ये एस्प्रिन जो है इनरिवर्सिबली एंटी इनहिबिट्स कॉक्स वन। कॉक्स वन जो है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि बेसिकली थ्रोम्बोक्सिन बनाते हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2 ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि क्लॉट या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो जब हम इस चीज को बंद करते हैं तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। जब ब्लड क्लॉट नहीं होता तो वो क्लॉटिंग जो है बंद हो जाती है। तो ये एस्प्रिन जब हम लेते हैं तो ये बॉडी में जाके कॉक्स वन को, जो कि मतलब कॉक्स वन को बंद करते हैं। कॉक्स वन का नॉर्मल काम क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन को बनाना यानी क्लॉट वाली चीज को बनाना। ठीक है, तो जब ये कॉक्स वन नहीं होगा तो ये भी नहीं बनेगा, थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेगा। तो जब ये दोनों नहीं बनेंगे तो इसका असर क्या आएगा, प्रिवेंट्स प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन। तो प्लेटलेट जो है वो एक्टिव नहीं होंगे, जब वो एक्टिव नहीं होंगे तो एक जगह पे जमा नहीं होंगे। ठीक है, इसमें क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल जो है ये एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं एडीपी ना, P2Y12 जो लिखा हुआ है ये असल में एडीपी है। एडीपी आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा स्कूल में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये उन सेल से रिलीज होता है, प्लेटलेट से। ठीक है, जो एक्टिवेट होते हैं या फिर जो डैमेज सेल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब डैमेज सेल रिलीज होगा, जो कोई सेल डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, एडीपी वहां से रिलीज होगा। ये वाला जो कि मैं P2Y12 एडीपी, जब ये रिलीज होगा तो इसका रिलीज होने का मतलब ये होता है कि जब ये रिलीज होता है तो ये जाके प्लेटलेट्स को इशारा देता है कि आके यहाँ पे आप लोग क्लॉट बनाओ। ठीक है, तो जब हम ये वाले ड्रग लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इन केमिकल्स को बंद कर देता है। जब ये केमिकल बंद हो जाता है तो वो रिलीज नहीं होता, रिलीज नहीं होता तो प्लेटलेट्स आएंगे नहीं।
जब प्लेटलेट्स आएंगे नहीं तो इसी तरीके से वो एग्रीगेशन बंद हो जाएगा, यानी उसका क्लॉट बनाना बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बंदा जो आपको बोलेगा कि भाई, आपको वो आवाज देगा कि आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। अब उस बंदे को ही मैं गायब कर दूं तो आपको आवाज नहीं आएगा, जब आपको आवाज नहीं आएगी तो आप आएंगे नहीं। तो इसी तरीके से ये जो है पूरा प्रोसेस होता है। इसी तरह ये जो ड्रग है डायपायरामिडोल है, क्या पता नहीं है, अजीब अजीब से नाम लिखे हुए। ये क्या करते हैं, ये भी फॉस्फोडाइएस्टरेज को बंद कर देते हैं। फॉस्फोडाइएस्टरेज एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि साइक्लिक अमाइनो मोनोफॉस्फेट, अमाइड मोनोफॉस्फेट या एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, तो उसके लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब जब हम ये एंजाइम बंद करते हैं तो इसके बंद होने की वजह से ये वाली चीज कैंप कह लो आप, ठीक है, कि कैंप जो है वो बढ़ जाता है। और कैंप जब बढ़ेगा तो इसकी मौजूदगी में या इसके लेवल इंक्रीज होने की वजह से प्लेटलेट्स अपना काम नहीं कर पाते। आप समझो कि कैंप जो एंजाइम है या जो चीज है ये प्लेटलेट्स के खिलाफ है, ठीक है। तो जब ये इसका लेवल ज्यादा होता है तो प्लेटलेट्स अपना काम नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। ये किस वजह से बढ़ेगा, जब हम इस हार्मोन को या इस एंजाइम को कम करेंगे, ये फॉस्फोडाइएस्टरेज जो है। और इसको कम कैसे करेंगे, जब हम ये डायपायराडेमोल, ये जो ड्रग है, जब ये लेंगे तो इसकी वजह से ये सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। और जाहिर है जब ये सब कुछ होगा वेजोडाइलेशन हो जाएगी। वेजोडाइलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। प्लेटलेट जो है वो वहाँ पे प्रॉपर्ली जमा नहीं होते, जब जमा नहीं होंगे तो क्लॉट नहीं बनेगा। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इनहिबिटर, ये भी एक्सिमाब और एप्टिफेटाफेबटाइड और अजीब नाम है, खैर, ठीक है। तो ये नाम जो है ये रिसेप्टर होते हैं हमारे प्लेटलेट्स के ऊपर। ब्लॉक 2b3a, ये रिसेप्टर प्लेटलेट्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम ये ड्रग लेते हैं तो ये क्या करते हैं, जाके उन रिसेप्टर को बंद कर देते हैं, और उन रिसेप्टर्स के बंद होने की वजह से वो प्लेटलेट्स जो है वो अपना मतलब एग्रीगेशन नहीं करते, ठीक है। इसी तरह ये जो कोलेस्ट्राजोल है, कोलेस्ट्राजोल डाइएस्टरेज टाइप 3 इनहिबिटर है, वही बात कि ये भी इसमें वही काम होता है जो पहले यहाँ पे हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये भी वही कैंप इंक्रीज कर देता है, वेजोडाइलेशन हो जाती है और प्लेटलेट्स एंटी प्लेटलेट इफेक्ट आ जाता है। तो आपने ये ड्रग याद करने हैं बस, ठीक है। मेनली जो लास्ट टाइम मुझे याद है इसमें से सवाल आया था, ये माब वाला जो है ना, एक एबेक्सिमाब है और एप्टिफाइबेटाइड है और टिरोफेबान है, इस तरह के जो है, मुझे जब तक मुझे याद है तो इससे एक सवाल आया था, ठीक है। तो ये जो है आप याद रखना है आपने। अच्छा, अब इसमें जो है आपको उसके की पॉइंट्स बताए हुए हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो जो एस्पायरिन है वो ये हम ओरल लेते हैं, ठीक है। क्लोपिडोग्रेल भी हम ओरल लेते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी है, और हम इंट्रावेनस यानी आईवी के थ्रू लगाते हैं, ठीक है। एस्पायरिन जो है जैसे ही हम लेते हैं तो रैपिड ऑनसेट है, यानी जल्दी अपना काम शुरू करता है। क्लोपिडोग्रेल जो है ये थोड़ा सा स्लो है, ये लिवर से गुजरता है और फिर उसके बाद जो है अपना काम करते हैं, तो इस एस्पाइरिन के मुकाबले में ये थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन इमीडिएट है, मतलब फौरन जो है वो काम शुरू करता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ड्यूरेशन इसका क्या है कि एस्पाइरिन जो है तकरीबन बॉडी में 7 से 10 दिन तक रहता है। क्लोपिडोग्रेल भी जो है वो मतलब जितने टाइम तक प्लेटलेट्स होते हैं उतने टाइम तक रहते हैं, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन जो है बहुत कम टाइम तक के लिए रहते हैं, मतलब जैसे ही आपने वो ड्रग ले ली, उसका इफेक्ट खत्म हुआ, वो बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, खत्म, तो इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एस्पायरिन का इफेक्ट जो है, जो असर है, वो तकरीबन 7 से 10 दिन तक रहता है। तो ये उसके कुछ पॉइंट्स। अच्छा, अब ये आप यूज कहाँ कहाँ करते हो, ये एंटी प्लेटलेट ड्रग जो है ये हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ये हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में यूज़ करते हैं, यानी एमआई, जिसको हम हार्ट अटैक, किसी को हार्ट अटैक हो तो उसको ये वाली ड्रग्स दी जाती हैं ताकि उसका खून पतला और जहाँ पे क्लॉट बना है वो उससे इजीली पास हो जाए, ठीक है, या और मजीद क्लॉट ना बने। इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक फालिज का ही एक होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, एक इस्केमिक होता है, ठीक है। तो ये इस्केमिक में यूज़ किया जाता है। इसी तरह यूज आफ्टर स्टेंट प्लेसमेंट, वो जो क्या कहते हैं हार्ट में स्टंट वगैरह लगाते हैं, या फिर किसी के जो है हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसमें भी लगाते हैं ताकि क्लॉट वगैरह ना बने। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, कोरोनरी आर्टरीज जो है वो हार्ट की आर्टरीज होती है ना, तो जब वो खराब हो जाती हैं फौरन किसी वजह से, तो उसमें भी ये
ड्रग्स देते हैं। और इसी तरह पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, कहीं बॉडी में किसी और आर्टरी में मसला हो, आर्टरी ब्लॉक हो जाए, क्लॉट हो जाए, तो उसमें भी ये वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, अब इसके आपको साइड इफेक्ट्स बताएं। एस्पिरिन का गैस्ट्रिक इरिटेशन यानी मैदे का मसला हो सकता है, शायद वो सही से डाइजेस्ट ना हो, ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि ये खून को पतला करता है ना और क्लॉट को नहीं होने देता। तो नॉर्मली अगर कभी चोट लगे, कोई मसला हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है। और इसी तरह टेनाइटिस, टेनाइटिस कानों का एक मसला होता है। ठीक है, जिसमें कान जो है वो बज रहे होते हैं आपके, ऐसी कानों में आवाजें आएंगी। इसी तरह क्लोपिडोग्रेल जो है वो, इसकी वजह से ब्लीडिंग तो सब में होगी क्योंकि ब्लड को पतला कर देते हैं तो ब्लड रुकेगा नहीं फिर, तो ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो कम हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि प्लेटलेट को बंद कर देते हैं ना, और डायरिया भी हो सकता है। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर जो है, इसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और उस सीवियर ब्लीडिंग की वजह से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ठीक है, डायपैराडामोल जो है, इसकी वजह से हेडेक और डिजीनेस हो सकती है, साइड इफेक्ट्स। अच्छा, अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किन किन सिचुएशंस में आप ये नहीं दे सकते हो। किसी को ऑलरेडी एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, यानी उसका खून जो है वो बह रहा है, तो उस सिचुएशन में आप नहीं दे सकते हो। किसी को जो है वो हेमरेजिक स्ट्रोक हो, तो उसमें यानी ऑलरेडी अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही हो। ठीक है, किसी को लिवर डिजीज हो तो उसकी वजह से नहीं, उसमें नहीं दे सकते हो। किसी को इस ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी हो तो उसको भी नहीं दे सकते हो। अब एज ए नर्स इसमें आपने क्या करना होता है कि आप देखोगे कि जिस बंदे को आप ये वाला ड्रग दे रहे हो, ठीक है, तो उसको, उसके अंदर कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, जैसे कि उसके गम से ब्लीडिंग हो रही हो, या स्टूल में ब्लड आ रहा हो, या यूरिन का कलर चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो हमें अंदाजा होता है कि अंदर ब्लीडिंग हो रही है और वो कहीं ना कहीं निकल रही है। ठीक है, तो एज ए नर्स हमने इन चीज़ों को देखना होता है। एजुकेट पेशेंट नॉट यूज इंसेट्स करंटली विदाउट मेडिकल एडवाइस। जब आप एंटी प्लेटलेट्स ले रहे होते हैं तो आप मरीज को ये बताएंगे कि आप इनके साथ जो है इंसेट्स नहीं लेंगे। इंसेट्स वो दवाइयाँ होती हैं जो दर्द कम करती है ना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कहलाती है, तो वो जो है हम इनके साथ मिक्स करके या एक साथ जो है ये दवाइयाँ नहीं लेते। स्टॉप एस्प्रिन फॉर 7 days बिफोर सर्जरी। अगर आप नॉर्मली कोई एस्प्रिन ले रहे हैं, ठीक है, और आगे आपकी सर्जरी होनी है, तो सर्जरी से तकरीबन 7 दिन पहले आपने एस्प्रिन को बंद करना है। क्योंकि लास्ट टाइम, अभी वो जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि एस्प्रिन जो है वो तकरीबन 7 से 10 दिन तक बॉडी में उसका असर रहता है। मतलब आज आपने खाई तो 7 से 10 दिन तक आपका ब्लड जो है वो थिन रहेगा, पतला रहेगा। ठीक है, तो अगर कभी आपकी सर्जरी होनी है 5-6 दिन में या 7 दिन में, ठीक है, तो उसमें फिर आपका ब्लड रुकेगा नहीं। इसीलिए सर्जरी से 1 हफ्ता 10 दिन पहले आपने एस्पिरिन को बंद करना होता है। इसी तरह असेस सीबीसी प्लेटलेट्स काउंट रेगुलरली। वो तो सीबीसी का जो रिपोर्ट आएगा उसमें आप देखोगे ये चीज़ें कम ज़्यादा हो रही है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाओगे कि चीज़ें सही जा रही है या नहीं। एनकरेज सॉफ्ट टूथ ब्रश एंड इलेक्ट्रिक रेजर यूज टू मिनिमाइज ब्लीडिंग रिस्क। और अगर जो बंदा है वो टूथ ब्रश वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम सॉफ्ट चीज़ें यूज़ करने को कहते हैं, ताकि उसकी वजह से ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होगी तो फिर वो रुकेगी नहीं। इसीलिए एज ए नर्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। नेक्स्ट जो है वो थ्रोम्बोलाइटिक्स है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।